मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 5 के लिए हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी व्याकरण में पहला जो चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण का फिर से कराने जा रही हूँ। इससे पहले बच्चों मैं आप लोगों को भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में बता चुकी हूँ और आज हम लोग इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जैसे कि आप जान सकते हो कि भाषा के बारे में पहले हम लोगों को जानना है कि भाषा है क्या। तो मैं बताई हूँ कि भाषा जो है हमारे मन के जो भाव और विचार होते हैं उसे जब हम बोलते हैं और सामने वाला उसे सुनकर ग्रहण करता है तो उसे भाषा कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि भाषा की परिभाषा दी गई है। ठीक है, भाषा की परिभाषा है क्या? भाव और विचारों के आदान प्रदान के समर्थ माध्यम को ही भाषा कहते हैं। मतलब आप अपने मन में अगर कुछ सोच रहे हो या आपकी कोई इच्छा है तो आप क्या करते हो? आप उसे बोलते हो। ठीक है ना, बोलते हो और सामने वाला उसे सुनता है और सुनकर समझता है कि आपके मन में क्या इच्छा है या आप क्या सोचते हो। इसके बाद आते हैं हम लोग भाषा के भेद या भाषा के प्रकार। तो भाषा के 3 भेद हैं या हम लोग कह सकते हैं कि भाषा के 3 प्रकार हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मौखिक भाषा जो है ये भाषा का प्रारंभिक रूप है और सबसे पहले मनुष्यों ने बोलना ही सीखा था क्योंकि उस समय चिन्हों का और संकेतों का आविष्कार नहीं हुआ था। तो मौखिक भाषा है कि जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं या सुनकर दूसरे के विचार को समझते हैं तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा जो है हम लोग अपने जो दिनचर्या है हमारे जो डेली रोज का काम है उसमें हम लोग मौखिक भाषा का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। ठीक है ना, और मौखिक भाषा को जो अनपढ़ होते हैं और जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि एक अनपढ़ आदमी जो है, जो लिखना नहीं जानता है लेकिन बोलना जानता है, वो अपनी भाषा में बात कर सकता है। तो मौखिक भाषा का प्रयोग दोनों ही तरह के लोग कर सकते हैं, जो अनपढ़ होते वो भी और जो पढ़े लिखे होते वो भी। इसके बाद जो दूसरा भेद है वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा जो है ये भाषा का स्थायी रूप है क्योंकि लिखित जो रूप होता है इसे हम बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और मौखिक भाषा के लिखित रूप को ही लिखित भाषा कहते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरा जो रूप भेद है वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का मतलब होता है कि जब हम अपने मन के भाव विचारों को इशारे से या संकेतों के माध्यम से दूसरों पर प्रकट करते हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा को व्याकरण में मान्यता नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि हम हर बात को इशारों से या संकेतों से नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह मौखिक भाषा में हम अपने हर बात को बोल सकते हैं, लिखित भाषा में हम अपनी हर बात को लिख सकते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा में हम हर बात को संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से नहीं कह सकते हैं। इसी कारण व्याकरण में सांकेतिक भाषा को मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन जब भाषा के भेद या भाषा के प्रकार आते हैं तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीनों भाषा को यहाँ जाना जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग राष्ट्रभाषा पर। आप जानते हो कि हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और हमारा संविधान जो है हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान दिया है क्योंकि जब हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया था उस समय हमारे भारत देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा थी। इसी कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। इसके बाद है लिपि। लिपि जो है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष संकेत चिन्हों को व्यवस्था क्रम में सजाया गया है। जैसे कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है और हिंदी की जो संकेत चिन्ह होते हैं उसे हम लोग एक क्रम में जानते हैं कि क्रम में लिखा होता है तो उसे ही लिपि कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है और पंजाबी की जो लिपि है वह है गुरुमुखी और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। ठीक है, और उर्दू की लिपि होती है फारसी।
यहाँ आप लोगों को नहीं दिया गया है, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी होता है कि उर्दू की लिपि होती है फारसी। ठीक है, अब ये जानते हैं हम लोग कि व्याकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फिर से कि व्याकरण क्या है, क्यों हमारे लिए जरूरी है। व्याकरण जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है बच्चों, क्योंकि व्याकरण के कारण ही हम अपनी भाषा को शुद्ध और सही कर सकते हैं। यदि व्याकरण नहीं होगा तो हमारी हिंदी जो होगी कभी सही नहीं होगी, शुद्ध नहीं होगी। तो आप यहाँ देखो कि व्याकरण की परिभाषा दी गई है, और परिभाषा क्या है? परिभाषा इस प्रकार से है कि भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अभी मैं बताई हूँ कि किसी भी भाषा का आप ले लीजिए, मैं हिंदी की ही बात करती हूँ, तो भाषा के शुद्ध रूप सही प्रयोग, आप व्याकरण पढ़ोगे तभी आप हिंदी सही से लिख सकोगे। इसके बाद आते हैं व्याकरण के भेद पर। यहाँ भी व्याकरण के आप 3 भेद देख सकते हो, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार होता है जैसे जो वर्ण होते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, ये सब जो वर्ण है, ठीक है, इन वर्णों से क्या रचना होती है? शब्द की रचना होती है वर्णों से। अब मैं जैसे लिखूंगी फ, ल, फ एक वर्ण है, ल एक वर्ण है। अब मैं दोनों को जोड़कर अगर कहूंगी तो हो जाएगा फल। तो वर्णों की सहायता से शब्द की रचना होती है, वही यहाँ बताया जा रहा है। शब्द की रचना वर्णों से होती है। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के मिलने से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये वर्ण विचार है, और वर्णों से क्या बनता है? शब्द, और शब्द से क्या बनेगा? वाक्य। ये आपको जानना है। इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ कुछ एक्सरसाइज है, प्रश्न उत्तर जो है कि भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं फिर से कि भाषा किसे कहा जाता है और इसके कितने रूप होते हैं। फिर यहाँ है लिपि किसे कहते हैं, ये भी मैं अभी आपको बताई हूँ कि लिपि किसे कहा जाता है। फिर भाषा में व्याकरण की क्या उपयोगिता है? तो भाषा में व्याकरण की उपयोगिता यही है कि व्याकरण के कारण ही भाषा को शुद्ध और सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थान में सबसे पहले आप यहाँ देखो 1 नंबर में क्या है? भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को कहते हैं क्या? व्याकरण। यहाँ क्या होगा? 1 नंबर में आपका होगा व्याकरण। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं, जब हम अपने मन के भावों को के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? यहाँ लिखना है संकेतों। जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से, यहाँ होगा संकेतों। ठीक है, 2 नंबर में। 3 नंबर में क्या है? भाव और विचारों के समर्थ माध्यम को ही भाषा कहते हैं। तो 3 में होगा आपका आदान प्रदान। 3 नंबर में क्या है? आदान प्रदान। फिर है 4 नंबर में हमारी राष्ट्रभाषा है। तो आप जानते हो कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन है? तो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। 4 में क्या होगा? यहाँ हिंदी। फिर यहाँ आप देख सकते हो 5 में है हिंदी में सामान्य रूप से वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में आती है क्या? अंत में आती है, यहाँ आपको लिखना है क्रिया। क्रिया लिखना है। इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं बच्चों। ठीक है, आप यहाँ देखो गौ में क्या है? दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। ये वाक्य है, इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। पहला जैसे है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा। संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा। 1 नंबर में क्या होगा? राष्ट्रभाषा। 2 में है बोलकर अपने विचार प्रकट की जाने वाली भाषा। बोलकर मतलब मौखिक भाषा। 2 नंबर में आपका होगा मौखिक भाषा। 3 में है लिखकर व्यक्त की जाने वाली भाषा, मतलब लिखित भाषा। ठीक है, 4 में है संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाने वाली भाषा में सांकेतिक भाषा, जो संकेतों के माध्यम से ही हम व्यक्त कर सकते हैं। 5 में है वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के मिलने से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन। ये होगा आपका वर्ण विचार में। ठीक है, 5 नंबर का क्या होगा? आपको यहाँ लिखना है वर्ण विचार। इसके बाद आ जाओ, क्या है? उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है,
यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं। 2 प्रश्न के बाद और भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ बनते हैं बच्चों। पहला है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। आपको यहाँ सही उत्तर होगा ध्वनि। 2 नंबर में है कौन सा मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है, तो आपका उत्तर होगा समाचार पत्र। समाचार पत्र लिखित होता है और ये मौखिक भाषा में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने भाषा, लिपि और व्याकरण में फिर से एक्सरसाइज को पढ़ा, इसे जाना, और आज हम लोग फिर से इसका रिवीजन किए हैं भाषा के बारे में, लिपि के बारे में, व्याकरण के बारे में। ठीक है ना। तो आपको चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है बच्चों। प्रश्न कहीं से भी होता हो, कहीं से भी बनेगा, किसी भी तरह का प्रश्न बनता है। अगर आप सही से चैप्टर को पढ़े हो, उसे समझे हो, तो आप निश्चय ही उसे कर सकते हो। इसके लिए आपको चैप्टर अच्छे से रीड कीजिए, उसे समझिए। ठीक है। इसके आगे का जो भी वर्क है मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।